नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार चुनाव की आज फिर से बात होगी क्योंकि बिहार में इस वक्त दूसरे चरण का मतदान बाकी है और उसके पहले वार चल रहा है। हमलावर तमाम पार्टियां हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, शीर्ष नेता हो, स्टार प्रचारक हो। एक बच्चे ने आरजेडी के मंच से कट्टा सरकार और रंगदार वाला गीत गुनगुनाया तो बीजेपी ने उसी को आधार बनाया और आरजेडी पर हमला शुरू कर दिया। सियासी गलियारे की तपिश लगातार बढ़ रही है। कट्टा सरकार और रंगदार के मुद्दे को पीएम मोदी ने भी हर एक मंच से उठाया। आरजेडी पर लगातार हमले कर रहे जंगल राज को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन से सीधा जोड़ दिया गया। अब इस मुद्दे पर आगे की राजनीति और शबाब पर जाएगी, चरम पर रहेगी, क्योंकि अब जितने घंटे बाकी रह गए दूसरे चरण के लिए अपने प्रचार प्रसार में, वहां पर बाकी मुद्दों से सबसे ज्यादा प्रमुख यही मुद्दे हैं। अब मेहमान के साथ हम जब चर्चा आगे करें तो उसमें सवाल यही होगा कि महागठबंधन पर रंगदारी से लेकर कट्टा सरकार तक का जो धारदार हथियार एनडीए और उनके नेताओं ने अपनाना शुरू कर दिया है, ये कितना कारगर होगा या फिर इससे नाकामी हासिल होगी। बिहार का सियासी घमासान गुंडाराज, जंगल राज, वोट चोरी, एसआईआर से होते होते अब कट्टा सरकार तक पहुंच गया है। दूसरे चरण से पहले ही एनडीए ने महागठबंधन की सरकार को कट्टा सरकार करार दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उस वीडियो से जहां आरजेडी के मंच से एक बच्चा कट्टा और रंगदारी को लेकर गीत गा रहा था। बहुत धन्यवाद इस छोटे बच्चे के लिए, जोरदार से ताली बजाइए। बच्चे ने कट्टा और रंगदारी पर गीत गुनगुनाया तो एनडीए को लगे हाथ मौका मिल गया। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और हर मंच से कट्टा सरकार और रंगदारी वाले मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। एक ही दिन में 5 बार मोदी ने रंगदार और कट्टा सरकार कह कहकर विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जंगल राज का मतलब बताया, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन। आखिर में पीएम मोदी ने कह दिया कि बिहार में उनकी इस बार आखिरी रैली है और अब सीधा शपथ ग्रहण में आएंगे। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। एक तरफ पीएम मोदी कट्टा सरकार और रंगदार को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कह दिया कि पीएम बाकी जगह जाकर सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं तो बिहार में आकर कट्टे की बात कर रहे हैं। शासन के बड़े बड़े दावे किए गए, ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। कि प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करे तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने ज़माने में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना है, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई अब कट्टा सरकार और रंगदारी पर आ गई है। एनडीए को नई बहस छेड़ने का मौका मिल गया तो दूसरी तरफ विपक्ष वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर टिका है। सवाल यह है
कि क्या पीएम मोदी का यह दांव काम करेगा, और सवाल ये भी, क्या कट्टा सरकार के मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब बिहार में चुनाव है, कट्टा सरकार ना बने इसके लिए प्रहार भी हो रहा है। एनडीए के मंच से और मोर्चा संभाला है सबसे स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री ने। विपक्ष कह रहा है कि सीनियर हो गए, उसके साथ साथ देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अब क्या इन शब्दों का, इन मुद्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बदले हुए दौर की राजनीति है। वहां से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब आपके मंच से भी आज के दौर का युवा, और वो भी एक छोटा बच्चा जिसको शायद उस बात का उतना तो एहसास ना हो, लेकिन हाँ उसे समझ में आता है कि जो वो बोल रहा है वो आखिर क्या है, उसका अगर इस्तेमाल करता है तो उसे आधार बना दिया जाता है। ये बदली हुई राजनीति भी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें ना तो इस मुद्दे पर जाना है और ना ही इस मुद्दे को उठाना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठा रही। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। श्याम कुमार हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रियदर्शी आपका। सैयद जवाद है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सैयद जवाद आपका। शुरुआत भूपेंद्र जी मैं आपसे कर रहा हूं। भाई, कट्टा सरकार नहीं चाहिए, कट्टा सरकार का दौर चला गया, अब बिहार की सुशासन की सरकार या फिर विकसित सरकार चाहिए, ये आपका मुद्दा है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर आप पर आरोप लग रहा कि एक छोटे से बच्चे की कही बात को आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। क्या एक छोटा सा जो बच्चा कह रहा है वहीं महागठबंधन और उनके नेताओं की नीति है, क्या उस आधार पर वो चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि जंगल राज तक तो ठीक था कि आपने लालू दौर की याद दिलाई और दिला रहे हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे की बात पर आप क्या याद दिला रहे हैं? देखिए, ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही वो किस परिवेश में कही, यह बात जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी हमारे बिहार के धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद जी जंगल राज के जो है ना वो प्रणेता हैं और इंटेलेक्चुअल क्राइम का जनक हैं। ये जग जाहिर है मेरे भाई, जिसका कारण है कि जो है ना ये अपहरण उद्योग से लेकर सारी उद्योग चलाए। इस परिवेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को सतर्क किया, क्योंकि बिहार में विकास चाहिए, बिहार के लोगों को शांति चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए। यहाँ की बच्चे को मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ की बच्चे भाइयों को जो है ना अस्पताल चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग जब उपलब्ध करा रहे हैं, आपसे भी नहीं छिपा हुआ है। 90 के दशक में ही आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे कि अरे भाई, कांग्रेस तो दंगाई बलवाई पार्टी है, कांग्रेस जो है ना संबंधियों की पार्टी है। और उसी को कह करके 90 के दशक में ही आए, कांग्रेस को मटिया मेट करके जो है ना बिहार के धरती पर 39 विधायक का हमारा भाजपा के समर्थन से उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। उन्होंने उसके बाद क्या किया, बिहार के अंदर में जो है ना दंगा फसाद कराना स्टार्ट किया। 118 जातीय नरसंहार हुए इनके रीजन में मेरे भाई साहब। मैं आपको बता दूं, ये धधकता हुआ बिहार था। उससे उबरने के बाद में 2005 के बाद जब हम लोगों के पास सरकार आई, तो आप देखे होंगे 50,000 जो है ना नक्सलाइटों को हम लोग जेल में बंद करके बिहार में सुशासन लाने का काम किया और अमन चैन लाने का काम किया। और यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को बिहार की धरती जो है ना 32 को जो है ना 28 को एमपी दिया करता था। ये यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठकर खेल गए। वहां जाकर के बिहार के लोगों को जो है ना कभी भी जो है ना बिहार की विकास के बारे में सोचा ही नहीं। इन्होंने क्या किया वहां, पहले तो 90 से 95 में चारा घोटाला हमारा जदूवंश का 960 करोड़ ये लूट लिए, और दूसरा वहां जैसे गए कि नहीं तो ये क्या किए कि IRCTC में जो है ना घोटाला करके दानापुर के सगुना मोड़ पर जो है ना 7.5 बीघा जमीन सुजाता होटल के मालिक से लेकर के 11,000 करोड़ का मॉल बनाना स्टार्ट। और बिहार में जो है ना क्राइम चरम सीमा पर चला गया। 11,000 जदूवंश मारे गए इनके रीजन में। बिहार को क्या मिला? बिहार तो इनके नाम से सिहर जाता है मेरे भाई। यदि प्रधानमंत्री जी हमारे बोले हैं इस बात को, तो कोई ये नहीं है, बात सही है कि ये सूत उठ के कट्टे की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग कहते हैं पूरे जदूवंश से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि हे जदूवंशियों, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, लाखों लाख वैकेंसी खाली है। आओ मोदी जी के शासन और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है ना
ठीक है मतलब भूपेंद्र भाई, 52 लाख वैकेंसी खाली है। भूपेंद्र और भाई हम लोग वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे ही चैनल के माध्यम से आप वोट मत मांगने लगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपने अपने मंचों से आप लोग वोट मांगिए, मेरी चर्चा में अगर यहीं से आपने नहीं, ये तो आपकी बड़ी धारदार रणनीति है भाई। नहीं भूपेंद्र भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ वोट मत मांगिए भाई, आप लोग अपने मंचों से वोट मांगिए। बहरहाल ठीक है, श्याम जी भाई, भूपेंद्र जी का ये कहना है कि उनके नेता हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो, अगर किसी बच्चे की ही कहीं बात को कोट कर रहे हैं ना, तो याद दिला रहे हैं कि असल में आज से 20 साल पहले भी वही मानसिकता थी और अब भी वही मानसिकता है। आप कह सकते हैं कि उस बच्चे की कही बात को अगर उन्होंने आधार बना लिया तो गलत कर लिया, लेकिन उस बच्चे को मंच कैसे मिला, वो उस आधार को सबसे प्रमुख रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके मंच से आपकी मानसिकता दिख रही है, ऐसा है क्या, या उस बच्चे की कही बात से कुछ प्रेरणा आपको भी मिली है? देखिए, आरजेडी पर लगाए गए सारे जो आरोप बेबुनियाद और बेमानी है। अभी हाल ही के दिनों में जो सकारात्मक माहौल बने हैं, और खासकर तेजस्वी यादव साहब ने युवा और रोजगार को पहली बार पूरे बिहार की राजनीति में जो मुद्दा बनाया है, तो विपक्ष में एक निराशा है कि 20 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी मुद्दे नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब विमर्श का विषय है कि जो शासन सत्ता में इतने दिनों में रहने के बाद बिहार जैसे राज्य में सुशासन के नाम पर आए थे, लेकिन आज उनके ना कोई नेता ना कोई कार्यकर्ता सुशासन का नाम लेने की स्थिति में है। तो लिहाजा मैं ज्यादा टेक ऑन इन बातों पर ना करते हूँ। सकारात्मक जो दिशा तेजस्वी यादव साहब ने जो बिहार को दी है, और जो तमाम सर्वे में भी यही रिपोर्टिंग आ रही थी कि मतलब वो एक लीडिंग राइजिंग स्टार है, और 14 तारीख को तो खैर तय ही हो जाएगा कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री एक नया और नौजवान बनेगा, तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा मैं 2-3 बात यहाँ जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनडीए के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई डेटा कभी निकालें, जो उनकी आपराधिक घटनाएं हैं, संगीन अपराध है, उन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो ये बहुत सारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हो सकता है कि वो एनडीए पर लागू हो रहा हो, इसलिए बात को समझना बेहद जरूरी है कि जब 11th आवर में चुनाव की फेज खत्म हो गई है, 11th आवर में जबकि बिहार बिल्कुल तैयार है एक नया नौजवान मुख्यमंत्री को देखने के लिए, जिस पर ऊर्जा है, जज्बा है, जुनून है बिहार बदलने का, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में ये थ्योरी नहीं चलेगा। बताइए भाई भूपेंद्र भाई, जल्दी से काउंटर करिए। वो कह रहे हैं जो परिवेश आप समझा रहे थे ना, या जो परिभाषा आप समझा रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने ही कैंडिडेटों के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो उस बच्चे का सिर्फ वहां कोट कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता दूं अतुल जी कि हमारे ये जो इनका मुखिया है आदरणीय तेजस्वी जी, वो अंतर्राज्यीय जो है ना मुजरिम है। इनकी 4 से 5 स्टेटों में इन पर FIR है। आपको सुनना पड़ेगा तो सुन लीजिए, कान खोलकर, इनको हम नसीहत देते हैं। तो राइजिंग स्टार बता रहे हैं उनको। पूरे फैमिली जो है ये लोग खुद कन्विक्टेड होने जा रहे हैं, यहाँ तक कि इनका पूरे परिवार। अभी IRCTC में देखिए कई केसों के मुजरिम ये लोग हैं खुद रे भाई, और बिहार के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ हो गए। ये लोग को जब जब जो है ना शासन प्रशासन में आने की मिला कि नहीं, तब तब बिहार के रिसोर्स करके लोग धन्ना सेठ बन गए। इसीलिए इनको बिहार की सम्मानित जनता 20 वर्षों से बाहर रखे हुए हैं। तो श्याम जी तो कह रहे हैं कि भाई सर्वे में वो राइजिंग स्टार बन गए हैं, राइजिंग स्टार है। तेजस्वी जी इनका हारने जा रहे हैं। सुन लीजिए क्या किए हम लोग के साथ, जदुवंश के साथ। सबसे बड़ा धोखा जदुवंश के साथ किए। अरे भाई कि हम गौ माता को पूजते हैं, और गौ माता के 960 करोड़ का चारा खा गए, धन्ना सेठ बन गए। आज जो है ना बड़े बड़े प्लेन में जो है ना घूमते हैं ये लोग, बाले बच्चे। हम लोग का जदुवंश का जेव रह गया रे भाई। और अब मुसलमान भाई को नहीं छोड़, जदुवंश को नहीं छोड़े, मुसलमान भाई को छोड़ेंगे। ये क्या किए देखिए राजनीति। ये गरीब कह के आए थे, दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, लेकिन आज भी लालू जी कहते हैं कि हम गरीब के बेटा है रे भाई। ये इतना झूठ। आई जदुवंश से आते नहीं है। लालू प्रसाद जी नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव। मैं आपको बता दूं, अब पूरा बिहार के जदुवंश जान गया। गलेरी परिवार से जातिवाद की बात कर रहे हैं भूपेंद्र भाई। यदुवंश की बात कर रहे थे, समझ में आ रहा था, फिर जाति पाति पर आप चले गए। नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, जाति पाति की बात कम से कम यहाँ मत करिए, ठीक है। प्रियदर्शी,
अब सवाल इस बात का है कि कोई कट्टा सरकार को कह रहा है और कोई बिहार को कह रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं, जंगल राज और कट्टा सरकार दोनों की मानसिकता एक है, हमें तो सुशासन वाली सरकार चाहिए। इन दोनों के बीच में अब सेकंड फेज की तैयारी है, बहुत कम समय उसके लिए रह गया। वहां पर एक छोटा बच्चा कुछ कहता है किसी मंच से, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्या अब राजनीति का तकाजा यहीं रह गया है या वाकई वो लूप होल था कि आपने वो अपना मंच दे दिया, चलो मंच पर आकर उसने कुछ बोल दिया तो उसको रोका तक नहीं, वहां तालियां बजवाते रहे। और अब बदले हुए दौर की राजनीति में छोटी से छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, कोई छोड़ता नहीं। नहीं, देखिए अतुल प्रताप सिंह जी, बिहार में जातीय गुणगान करने का, जातीय प्रताप बताने का एक दौर चला है जिसमें गानों के माध्यम से लोग अपने बाहुबलता को दर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में रोजगार समस्या है, रोजगार पलायन का मुद्दा उठाया जाता है, उसी तरीके से जंगल राज की याद दिलाई जाती है। उसी तरीके से एक समस्या ये भी है कि बिहार में अब गानों के माध्यम से इंटेलेक्चुअल गुंडाई चल रहा है। ये मतलब किसी एक पर यह आरोप नहीं है। बिहार में आप उठा करके देख लीजिए, पहले एक दौर था भोजपुरी में जब अश्लील गानों को बढ़ावा मिलता था। अभी क्या है कि रंगबाजी वाले गाने बनाइए और हिट होइए और सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक रैलियों में ये गाने बजाए जाते हैं, राजनीतिक झंडों के बैनर तले इस तरीके का गाना बजाया जाता है कि कट्टा सटा के उठा ले आवे दे भैया के सरकार में क्या क्या नहीं चलता है, क्या क्या बताया जाए। हम रंगबाज हैं, जतिये हमर ब्रांड है, जतिये रंगबाज है, कट्टा पट्टा, मतलब इस तरीके की राइफल के नोक पर उठा लेंगे तुझको। तो ये जो गाने के बोल है ना, ये समाज का माहौल दूषित करता है और इस दूषित माहौल को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि इस तरीके की मानसिकता पर कुठाराघात किया जाए। नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत ने अगर इस बात की नोटिस ली है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझा जाना चाहिए। ये समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। आज कोई भी बच्चा पढ़ने बैठता है मोबाइल लेकर के, क्योंकि आजकल शिक्षा ऑनलाइन भी होती है ना, लेकर के बैठता है तो रील देखने लगता है। रील में देखता है यार ये सॉरी माफ करिएगा, ये क्या गाना बज रहा है, रंगबाजी वाला गाना, हमें तो इसी तरीके से बनना है, हमें यही बनना है। और उसी का नमूना रहा कि एक रैली में जिस तरीके से बच्चा, उसको प्रेरणा कहां से मिली होगी, इन्हीं गानों से मिला होगा। यही लोग बताते होंगे कि देखिए भैया इन्हीं लोगों का जलवा जलाल है जी, बाकी लोग तो यूं ही है। जब तक आप कट्टा लेकर के घूमेंगे नहीं, समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आप आईएएस भले बन जाए लेकिन पूछ कट्टे वालों की है, या हम पूजते हैं कट्टे वालों को। ये मानसिकता को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं, और ये किसी एक पार्टी, किसी एक जाति पर लागू नहीं होता है। ये एक सामाजिक समस्या है जो हर जातियों पर, और जिस जाति में ज्यादा है उसको गौर करने की जरूरत है। और जो इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कोई भी हो, उनको कटघरे में बिल्कुल खड़ा करना चाहिए। बिहार का क्या मैसेज जाता है, यही कि बिहार कट्टा सुनता है, बिहार कट्टे की नोक पर चलता है, सरकार और प्रशासन की कोई हलक नहीं है। आप खुद में सरकार है, अगर आपके पास कट्टा है तो जातीय विद्वेष से भरे हुए गाने, जातीय रंजिशों से भरे हुए गाने, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोपित करते हुए गाने बिहार में जिस तरीके से चलन बढ़ा है। प्रियदर्शी जी, इसको हम कैसे देखें, क्योंकि अब हम बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करते हैं। मैं सैयद भाई से भी ये सवाल लूंगा, कई जगहों पर वो सर्वे करने गए तो वहां पर क्या इन चीजों का भी जिक्र कभी हुआ, उन्होंने सवाल के तौर पर पूछा, ये मेरा उनसे भी सवाल हुआ। लेकिन जब हम बिहार की बात करें तो इस चर्चा को थोड़ा सा उसका आयाम बढ़ाते हैं। जो नालंदा की धरती है, जहां पर शिक्षा आज से न जाने कितने साल पहले किस स्तर की होती थी, आज वहां पर कट्टे का जिक्र हो रहा। और इसी धरती पर वो दौर भी हमने देखा है जहां पर कट्टा उट्टा तो बहुत छोटा होता था भाई, बड़ी बड़े जो हथियार हो सकते थे वो भी वहां पर उस धरती पर आए हैं, क्योंकि वहां पर छोटे सरकार से लेकर शहाबुद्दीन से लेकर साहब से लेकर न जाने कितने बाहुबली रहे, तो उनके पास क्या नहीं था और क्या नहीं ला सकते थे। लेकिन अब वो आकर कट्टा पर सिमट गया है। ये महज एक छोटी सी मानसिकता भर है। कुछ लोगों का अपना एक प्रोफेशन हो गया है, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, उनको राजनीतिक दलों ने भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया, वहां तक सीमित करे। या वाकई इसका जमीन पर असर है हर पार्टी और हर नेता के बीच में, जो आप भी बार बार कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी, कोई एक नेता छूता नहीं है, सब में कहीं ना कहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। नहीं, देखिए पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का क्रेज घटा था, ये बहुत शुभ संकेत था। इसको 2-3 आयाम में देखने की जरूरत है, ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है।
इस पर बड़े स्तर पर विचार होना चाहिए, बड़े स्तर पर विमर्श होना चाहिए और बड़े स्तर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर छोटे स्तर पर हम लोग के पास समय कम है, लेकिन इस मायने में भी देखें कि पंजाब और हरियाणा में भी इस तरीके से रंगबाजी गानों का बहुत क्रेज रहा है, लेकिन उसको राजनीतिक मंच से गाना सुनाया नहीं गया है या उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई है। आज की तारीख में गानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दुखद है। बिहार में बाहुबलियों का जो दौर था वो खत्म होता जा रहा था। लोग, हर पार्टी कम से कम बाहुबलियों पर दाव लगा, ऐसा नहीं कि शून्य हो गया। सभी पार्टियों ने, अभी भी कुछ पार्टियों ने बाहुबलियों को टिकट दिया है, लेकिन बाहुबलियों का मनोबल लगातार गिर रहा था। नई आमद बिहार की राजनीति में बिल्कुल नहीं हो रही थी। नए बाहुबली कोई रंगबाज आ रहे हो और चुनाव जीत रहे हो, जो 2000 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब 1 दर्जन के करीब बाहुबली चुनाव जीत करके आ गए थे। 2000 के बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं आया जहां निर्दलीय तौर पर इतनी बड़ी संख्या में बाहुबली चुनाव जीत करके आए हो। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गानों के माध्यम से, तो फिर तो वहीं ले जाने की कोशिश हो रही है ना। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जिस चीज से मुक्ति पा रहे थे, जिस चीज से शायद क्रेज खत्म हो रहा था, दूर जा रहे थे, वो फिर से उसकी वापसी होती दिख रही है और फिर उसे राजनीतिक मंच भी मिल रहे हैं। सैयद भाई, अब इसका जवाब आपसे चाहूंगा। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें बिहार का मुद्दा होगा, देश का मुद्दा होगा, बिहार के लोग कहीं बाहर जाते हैं ये मुद्दा होगा, वो लौट कर आते हैं ये मुद्दा होगा, अलग अलग दलों के अपने जो घोषणाएं हैं वो मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा दिखाई दिया जिसको वाकई एक किसी पार्टी के मन से उठाया गया या उठा और दूसरी पार्टी के शीर्ष नेता ने उसको सबके सामने रखा कि भाई अगर आपको वो दौर चाहिए तो उनकी वापसी करा लीजिए, हम तो आपको वापस कराने आए हैं वो दौर जो हमने पिछले 20 साल में दिया है और बेहतर देंगे। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अतुल भाई देखिए, मैं जिस अभी आपने सरजमीन का जिक्र करा नालंदा, मैं कल और पिछले काफी वक्त से नालंदा के अंदर था और देख रहा था, और मैंने उस एक विधानसभा में काम करा जिसको बिहार शरीफ कहते हैं। मैं बिहार शरीफ के अंदर काम कर रहा था और बिहार शरीफ की जनता के बीच जब मैं उतरा, ग्राउंड सर्वे करा, लोगों से पता करा, तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर एनडीए सरकार के प्रति भयंकर नाराजगी थी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, जो टूटी हुई सड़कें थी, जो नालियां थी, जो बेसिक स्कूल्स के हालात थे, जो बेसिक हॉस्पिटल के हालात थे, मैं बता नहीं सकता, इतनी जर्जर हालात में थे। और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिला जो एक वक्त में खाना पाने के लिए भी तरस रहे। आज भी लोगों के पास छत नहीं थी, फूस के छप्पर थे। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर 4 से 5 बार के जीते हुए विधायक, मौजूदा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और उनके शहर की हालत, किस बेशर्मी के साथ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मुझे हैरत होती है, तकलीफ होती है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कट्टे की तो बात करते हैं, लेकिन देश का जो फट्टा बैठाल दिया है, हजारों लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज भारत की जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ता चला जा रहा, उसके ऊपर जिक्र नहीं करते। उन युवाओं की बात नहीं सुन रही है, जहां जिनके पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो अपने हक मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो उनको लाठी मिलती है। ये फट्टा सरकार वाले और झूठा सरकार वाले देश के अंदर ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि मूलभूत समस्याओं पे बात करने को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ भी नहीं है। पलायन एक बड़ी समस्या है आज की डेट में बिहार के अंदर, और बिहारियों के लिए देश के अंदर सम्मान से जीना भी मुश्किल कर दिया गया है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। आज यही बिहार के लोग जो है महाराष्ट्र के अंदर काम करते हैं, तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां पे है। जब उत्तर भारतीयों को हिंदी बोलने के नाम पे, खासतौर पे बिहार के लोगों के हिंदी बोलने के नाम पे उनके साथ कैसा व्यवहार करा जाता है, तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और मौजूदा सरकार खामोश रहती है। उसके ऊपर भी जवाब देना चाहिए। झूठ बोलने की जहां तक बात है, तो मुझे हैरत होती है कि भारतीय झुटका पार्टी, जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद ये टाइटल दिया था, उनसे ये सवाल लगातार पूछना चाहिए कि बिहार का जिन्होंने अपमान करा था कि बताओ कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, 90 सवा लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। मौजूदा सरकार 11 साल से आपकी क्या कर रही है, उसके ऊपर जवाब नहीं है, वो जवाब देते बनता नहीं है। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात जो समस्या थी, जो लोगों के बीच बात थी, सुरक्षा की बात करें। अरे मौजूदा पर डे
पर डे बिहार के अंदर 11 से 12 मर्डर होते हैं। और आपको बता दूं, अब तो बिहार जो है वो सट्टा सरकार के नाम से हो रहे। इतना जुआ और इनलीगल शराब परोसी जा रही है। आप लोगों ने तो सर्वे के दौरान क्या आपने तो ऑन कैमरा देखा, बहुत सी जगह पे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो है न्यूज लोग लगा रहे हैं किस तरीके से शराब भी बांटी जा रही है, सबके ड्राई स्टेट है। ये फट्टा सरकार जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाती है ध्रुवीकरण का, खास तौर पे बिहार के लिए बड़ी अपमानित करने वाली बात है। आज तो अच्छा, सम्मानित करने के लिए किसकी वाली बात है सैयद भाई? क्या आपका यह भी सवाल था जब आप लोग एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वहां पर सर्वे करने गए, आपने बिहार शरीफ को खासतौर से कोट किया, नालंदा की उस धरती का एक हिस्सा, तो आपने कहा कि ये नाराजगी के मुद्दे थे। क्या वहां पर ये नाराजगी के अलावा कोई यह भी मुद्दा था कि हाँ, जो कट्टा सरकार वाले हैं जिनके मंचों से इस गीत को गाया जा रहा है और उसको बीजेपी या उनके नेता आधार बना रहे हैं, उससे लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, ऐसा था क्या? वो चाहते थे कि हाँ ऐसे लोग आ जाए जो उठा ले कट्टा के बल पर? नहीं, लोग जो हैं आज की डेट में बहुत जागरूक हैं। सोशल मीडिया तमाम लोग जो हैं वो यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, ई रिक्शा चलाने वाला भी सोशल मीडिया पे बैठा हुआ न्यूज देख रहा था कि क्या बिहार के अंदर होने जा रहा है। आज लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। जहां तक मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के झूठ की सवाल है, वो मूलभूत समस्याओं पे किसी भी देश में, मैं आपसे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, 10 ऐसी नीतियों पे जो आगामी आने वाले देश का दिशा तय करें, ऐसे मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको अपने रिपोर्ट कार्ड 11 साल का भी देना था और एनडीए की जो सरकार इतने सालों से दे रही उसका भी आपको रिपोर्ट कार्ड देना था। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। सारे घोटालेबाज, सारे रंगदार जितने भी लोग होते हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कैसे जो है नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, वो आज तक सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक बात है, भूपेंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। भाई देखिए भूपेंद्र जी, श्याम जी कुछ चाहे तो समझ में आता है कि वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मानसिकता जंगल राज वाली थी और अब कट्टा सरकार बनाने की तैयारी है। लेकिन सैयद भाई कह रहे हैं कि आप तो भट्टा सरकार है, कट्टा सरकार की बात कर रहे हैं। आपने तो भट्टा बिठा दिया है पूरे बिहार का और देश का भी, और अब कट्टा सरकार का डर दिखाकर और भट्टा बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। अतुल भाई, मैं आपको बता दूं, सैयद जी जो लालू जी से ब्रेन वॉश करा के आए हुए हैं टीवी चैनल पर। मैं आपको बता दूं, ये पेपर लीक की बात की है, मैं इनका जवाब दे दूं 2-4 दिन पर। ये पेपर लीक की बात करते हैं। पिछले बार बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, तब पेपर लीक कहां से हुआ था पता है आपको? तेजस्वी जी का पीए जो है ना, जो इंजीनियर था दानापुर, वो पकड़ाया तेजस्वी जी के घर से हुआ था 10 नंबर से। ये नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बता रहे हैं कि उत्तर बिहार में जो है ना हिंदी बोलने पर प्रताड़ित किया जाता है। यही छोड़ दीजिए, उत्तर बिहार तो दूर की बात है, यही पटना की धरती पर नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, बिहार नहीं है, बोलने गया था, अब बिहार नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या करा बात सुनिए, गुजरात के अंदर क्या हुआ था, कुछ बोला प्रधानमंत्री ने बोला, पहले बताइए। अरे सुनिए, जवाब दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे सुन रहे, आप ही की बात कर रहे हैं। अब शांत रहिए, मैं बोलने गया था आपके ऊपर, अभी कमेंट किया। नहीं, सभी तरीके से बात करिए। आप या तो आपको डिबेट करना नहीं आता है, आप बताइए मुझे। आपको डिबेट करने आता है? लालू प्रसाद गाय खाए वाला, गाय पाले वाला के इकट्ठा कर दिया है, उसी का डिबेट आप करते हो। ये देखिए, गाय पाले क्या बात करते हो? गाय पालने के ऊपर, गाय पालने हम लोग पालने वाले हैं। लालू प्रसाद जो है हम लोगों को बर्बाद कर दिया। किरण रिजिजू से पूछना चाहिए, बच्चे से कैरियर से क्या बात करते हैं? एक्सपोर्ट में वो कैसे हो गए? स्लाटर हाउस कैसे खुलते चले आ रहे हैं, वो बताइए। अरे मेरी बात सुनिए, बीफ एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया भारत में, बताइए। अरे मेरी बात जीएसटी आपने 0 लगा दी, आप ही लोग ना हो, दीजिए। अरे आपकी सरकार लोग खोलते हुए हो। अरे लालू जी मजा मार रहे हैं, अब हम लोग मजा नहीं मारने देंगे लालू को। अरे वो झटके वाले क्या कर रहे थे? लालू जी बरेरी को मजा नहीं मारने देंगे। अरे भाई वो भेड़ पालने वाले, अरे मेरी बात सुनो यार। ललन सिंह क्या सब ललन सिंह क्या, ललन सिंह बिहार का पर्सनालिटी है। किसको खिला रहे? मेरी बात सुनो, जवाब लेना है, आप गए थे जवाब लेना। ललन सिंह की पार्टी में गए थे? अरे सही है, ललन सिंह ने जो दावत करी मेरे भाई, खाया था? अरे मेरे भाई, ललन सिंह ने जो परोसा था वो खाया था? अरे बताओ आप, किरण रिजिजू की पार्टी में जाते हो, खाते हो? अरे जिन्ना का अफीम चाट के आए हो क्या? अरे जिन्ना का अफीम चाट के आए हो?
अरे जिन्ना के अरे अरे हम आपके चले लोग गए गए हो। थे ना जिन्ना के यहाँ। अरे तुम लोग को जिन्ना मनाने जाने तो आप लोग वहां जाना चाहिए था। अरे तुम आप लोग लोग तो हो सुनो, कर जाते हो। आप इधर तो सुनो चले ना। गए नवाज शरीफ अरे यहाँ। दंगाई नवाज बलवाई शरीफ यहाँ क्या करने पार्टी, गए? मेरी बात तो नवाज शरीफ सुनो, यहाँ क्या करने गए अब थे? दंगा नहीं ये चलेगा। बात नहीं कर पाओगे। ये आदरणीय नरेंद्र अरे, मोदी जी का ये 140 करोड़ का चुनाव आदेश है। जिन्ना के अफीम चाट करके कहाँ बात करोगे? वाले लोग, अरे मेरी बात नवाज सुनो। शरीफ के यहाँ आम ले जाने वाले लोग, नवाज शरीफ नवाजी, के यहाँ कार ले जाने वाले लोग, अरे नवाज मेरी बात शरीफ के सुनो यहाँ जाने वाले लोग। अरे जिन्ना आज के बात अफीम है। चाट करके अरे आए हो जवाब तुम, नहीं है हमको क्या? तो यही लग रहा है। जवाब नहीं है क्या? अरे मेरी जवाब जिन्ना तो के सुनो, हम मदार तो पे तैयार हैं, अडवाणी तू गए चुप थे, तो तुम रहो। गुरु थे। कौन तुम गया चुप था? तो हो जाओ यार। अरे अडवाणी गए थे, अडवाणी के जिन्ना बारे में के बोलो। अफीम चाटने वाले तुम चुप रहो। अरे जिन्ना अब के बोल रहे मदार पे हैं, तो तुम लोग तुम भी गए थे बोलना। ना। जिन्ना के मदार पे गए थे ना। अरे, बोलो माफी अरे, मांगो, माफी अरे मांगो, सुनो, माफी मांगो। जिन्ना के जिन्ना के सुनो, मदार पे जाने वाले उनको तुम माफी लोग सुनो, मांगो। अरे एक जाओ। मिनट, तुम अरे मेरी जिन्ना बात के तो मदार सुनो। पे गए हो। ये अरे भाई, अरे नवाज शरीफ क्या इधर आम सुनो, लेके इधर ना। सुनो। गए थे तुम लेकर के। तुम लोग जो मैंने है बात काम देश के लेकर के गए दंगाई थे। बलवाई चावल पार्टी, लेके क्या गए बात थे। करोगे? क्या बात अरे करोगे? बड़का दंगा नहीं झूठा चलने पार्टी, देंगे। झूठे लोग, दंगा नहीं चलने देंगे। लालू जी को मटियामेट कर चोर देगा लोग, जदुवंश बिहार से कितना पूरे घोटाला करा, पिछड़ा से कितना पिछड़ा। मार अच्छा ठीक है, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग हो गया। मेरी बात सुनो। शहीद भाई हो गया। हाँ अब ठीक है। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, भूपेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि भाई उन पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा, एक मिनट सैयद भाई हो गया भाई, हो गया सैयद जी, आ रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से 10 सेकंड नहीं होगा सर, अरे मेरी बात प्लीज सुनो। आ रहा हूँ। सैयद भाई मैं पहले आऊंगा उनके, भूपेंद्र जी के बाद उसके पास आऊंगा। एक सेकंड भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या आज के दौर में आपका अपना किया काम, वो चाहे देश की सत्ता या फिर बिहार के अंदर आप लोग साझा सरकार चला रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं था, उनके आधार पर आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये काम है, जिन लोगों ने 20 साल पहले काम किया था उनके काम का रिपोर्ट कार्ड भी आपने देख लिया और हमारा भी देख लिया, उसके आधार पर बताइए कि हमें चुनना है कि नहीं चुनना है, या फिर ये मजबूरी हो गई है कि बार बार वो 20 साल पहले वाला भी याद दिलाया जाएगा और मौजूदा दौर का एक छोटे से बच्चा का कहा गया कोई जो वक्तव्य है वो भी याद दिलाया जाएगा, ये जरूरी हो गया, मजबूरी है। देखिए अतुल जी, मैं आपको बता दूं, हम सब प्रश्नों का आपका जवाब दे रहा हूं। बिहार के अंदर में हम लोग शांति कायम करके, लैंड ऑर्डर को दुरुस्त करके विकसित बिहार की श्रेणी में हम लोग खड़ा किए हैं। यहाँ पर महिलाएं को सशक्त करके सब कुछ हम लोग किए हैं। यहाँ तक कि अभी बिजली बिल फ्री से लेकर के रोड, नाली, गली, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के सब कुछ हम लोग देने का काम किया है। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता 4 टर्मों से हम लोग को चुन करके भेज रही है। ऐसे तो नहीं भेज रही है। इनको देख लीजिए, 20 वर्षों से बाहर रखे हुए और उसी में डंडी मार के 3 साल ही रह गए। तो 3 साल में ही बताइए ना कि 2015 में तेजस्वी आए थे, ये नौकरी की बात करते हैं, ये ना बताइए कि काहे नहीं वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन में 100 रुपया बढ़वा दिए, क्यों नहीं बढ़वा दिए? कि आज कहते हैं कि सब हम किए हैं, ये कहीं कुछ नहीं किए हैं रे भाई। अब आइए विकास की बात पर ही हमारा बिहार में चुनाव होता है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री जब से इस देश में आए हैं तो बिहार को जानते हैं 17 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी 2 टर्म जो है रेलवे मिनिस्टर थे, केंद्र के यूपीए की गवर्नमेंट में कितना दिया? 2 लाख करोड़। और आईआरसीटी से घोटाला कितना किया? 11,000 करोड़ का जमीन घोटाला किया यही दानापुर के सगुना मोड़ में, 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का और हेलीपैड का सपना देख लिया। क्या बात करते हैं, लालू जी को बाप दादे का 6 कट्ठा जमीन नहीं था, लेकिन जब जो है ना इनको मौका मिला बिहार के अंदर में, ये दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठ करके यही बिहार की सम्मानित जनता को जो है ना शोषण किया। रे भाई, तो बिहार की जनता इनको समझ गई है। ठीक बात, भूपेंद्र भाई मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि हमको इनके मंचों से अगर कुछ ऐसा कहा जाता है इस वजह से याद दिलाना पड़ता है, ये राजनीतिक मजबूरी है। ठीक है भूपेंद्र जी मैं समझ गया। सैयद भाई 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं श्याम जी के पास जाऊंगा। हाँ जल्दी से। देखिए, वोट चुरा करके इलेक्शन के अंदर वोटों की हेराफेरी करके, फर्जी वोटिंग करवा करके भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को लूट रही है। चोर और उसका अरे भाई, अरे टाइटल चोरी के बारे में क्या बोलोगे? तुम्हारा लालू जी टाइटल चोरी कर लिया है। बिहार की जनता को जिन्ना की अफीम चाटने वाले लालू जी टाइटल चोरी कर लिया, जादव है, पूछो तो। जिन्ना तुम्हारे चाचा है, पूछो तुम्हारा राहुल गांधी कौन है? फिरोज गांधी का बेटा है, तुम्हारा मौसा लगता है। जिन्ना
नवाज शरीफ तो है। अरे भाई जिन्ना जी याद आ जाएंगे इतनी ज्यादा, जिन्ना जी को इतना याद मत करिए। जिन्ना जी अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका मुद्दा भी कमोबेश खत्म हो गया है, चुनाव के दौर में आता है। लेकिन सैयद भाई, अब जब तक आपने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बिहार शरीफ का जिक्र किया, आपने नालंदा का जिक्र किया, मैंने चुपचाप सुना। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं ना कि वोट चोरी के आधार पर, तो वोट चोरी का प्रमाण भी देना पड़ेगा भाई। फिर आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं रह सकते कि आप सिर्फ एक तरफा आरोप वो लगाएं जो पार्टी और पार्टी के नेता लगा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। वोट चोरी का मुद्दा अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो राजनीतिक आरोप है, और आप यहां पर राजनीतिक व्यक्ति बनकर नहीं बैठे हैं, आप विश्लेषक बनकर बैठे हैं, तो विश्लेषण ही करें, बेहतर होगा। बहरहाल श्याम जी, श्याम कुमार हो गया, भूपेन जी हो गया, भूपेन जी शांत हो जाइए। श्याम कुमार जी, मेरा सवाल यह है कि आप छोड़ दीजिए बीजेपी को, आप छोड़ दीजिए उनके स्टार प्रचारकों को, आप छोड़ दीजिए उनके मुद्दों को। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि महागठबंधन में आपके नेता ने उठाया। आपके नेता ने इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अगर मेरे ऊपर 20 साल पहले वाला दाग लग रहा है तो जंगल राज वाला, मैं उस दाग से अपने आप को अलग करूंगा। ये बहुत अच्छा कदम था उनका। एक मिनट, भूपेन जी हो गया भाई, हो गया। भूपेन जी और सैयद भाई दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, ऐसे नहीं, हो गया, चुप हो जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए श्याम जी भाई, आपके नेता ने, युवा नेता ने, ठीक है, उनके ऊपर एक दाग था कि उनके पिता का युग में ऐसा होता था, फला होता था, वो सारे दागों से अपने आप को अलग करने की वो कोशिश कर रहे थे। क्या आपकी कोशिश को एक बड़ा झटका ऐसे गाने, आपके मंचों का, इन गानों का इस्तेमाल उस मंच से होना, एक बच्चे के द्वारा इस बातों को कहना, ये आपके लिए भारी नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जिससे आप खुद बचना चाह रहे थे वो आपसे कनेक्ट हो गया। चारा चोरा के खा गया। अरे भाई, अभी भी आप लोगों का भाषण बाकी है। एक मिनट, भूपेन जी, अरे भाई आप दोनों लोग को स्क्रीन से मैं बाहर कर दूंगा भाई, प्लीज। अरे भूपेन जी यादव और सैयद जवाब, एक मिनट। भूपेंद्र यादव, क्या मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ सर, प्लीज आप चुप हो जाइए। हाँ, तो आप चुप हो जाइए सर, मैं बोलूंगा, आप चुप हो जाइए। सैयद भाई, यही बात आपसे भी कह रहा हूं भाई, आपस में ऐसे चर्चा मत किया करिए। आप लोगों का अलग से जो है ना 1 घंटे, नहीं, 1 सेकंड, फिर शुरू हो गए। दोनों लोग शांत हो जाइए सर, प्लीज। भूपेंद्र भाई प्लीज, गुजारिश कर रहा हूं मैं, प्लीज भाई, जितना मैं कह सकता हूं, कर सकता हूं, उतना कर रहा हूं। अगर ज्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो 6 बजे के बाद आपस में ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा, एक दूसरे को आप लोग जो कहना है कहते रहिएगा। बढ़िया मौका है आप लोग के पास, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग आपस में कहते रहिएगा। मेरे पास समय की सर पाबंदी होती है, और आपसे उम्मीद करूंगा सैयद भाई, जब आप ये बात कहते हैं ना राजनीतिक विश्लेषक, उसका विश्लेषण होना चाहिए दोनों मुद्दा। आपने बिहार शरीफ का मुद्दा उठाया, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, लेकिन फिर आ गए भूपेंद्र यादव, प्लीज। भूपेंद्र यादव, फिर से आप शुरू हो गए सर। भूपेंद्र यादव प्लीज, हो गया। ये देखिए श्याम जी, मेरा सवाल ये है, बहुत बुनियादी सवाल है। अगर आपके नेता ये कोशिश कर रहे थे कि भाई 20 साल पहले जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो हुआ था वो शायद मेरे लिए नेगेटिव है और मुझे उससे मुक्ति चाहिए, बहुत अच्छा कदम था, बहुत सारे लोगों ने सराहा। जो दूसरी पार्टी के समर्थक थे उन लोगों ने भी कहा कि भाई उस लड़की की क्या गलती, उस युवा की क्या गलती। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन उस दाग से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो अच्छा कदम था। लेकिन अब आपके मन से एक छोटा बच्चा भी अगर उसी कट्टे का जिक्र करे या फिर उस तरीके की बातें होनी शुरू हो और लोग तालियां बजाएं, तो आप तो दाग से दूर नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये आपकी रणनीति है जो कि बहुत अच्छी हो सकती है आपके हिसाब से, या फिर आपकी ये रणनीति आप पर भारी पड़ सकती है अगर मान लीजिए कट्टा सरकार वाला जहन में लोगों के दिमाग में फिर से ला दिया गया कि आएंगे और कट्टा सरकार बनाएंगे? श्याम जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। श्याम जी, हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाल की खाल खींच के सरकार बनाने वालों को इतना कहना चाहते हैं कि अपने दामन में दाग हैं, बड़े संगीन अपराधों में उनके नाम मुकदमे दर्ज हैं। मेरा इतना कहना है कि इस समय जब 11th आवर में एक फेज का चुनाव और बचा हुआ है, जब हम लोग शासन सत्ता में आए थे, सामाजिक न्याय किया, हिम्मत साहस दिया, दलित पिछड़े अकलियत आसिया वर्ग वंचित जमात को जो आज इतने नेता मुख्य धारा में देख रहे हैं, सभी पार्टियों में देख रहे हैं, वो माहौल बनाने का काम आरजेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने किया।
अब आर्थिक न्याय का वक्त है, हर घर को नौकरी देना हम लोग के लिए एक सम्मान का विषय है। तो इस समय आप देखिए कि इन बातों को उलझा के जो 20 साल से शासन सत्ता में उसका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ आरोप लगा के मतलब राजनीति सियासी लाभ लेना, एक ऐसे शासन सत्ता नहीं चलता है जी। उनके पास एक फोर्स नहीं है। ये बात जान एनडीए बिहार में आप देखिए, एक बात और सोचिएगा, अगर कि प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री उस रैली में शामिल नहीं होते हैं, उसी पटना में रहने दीजिए, बहुत दूर की बात की 50 कारण हो सकते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जी का बिहार जाना मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल का मामला है, लेकिन आप नहीं जाते हैं। तो इनका जो आपस में इन फाइटिंग है, सिर फुटबॉल है, कद काठी कम किया है, अपमान किया है बिहार के मुख्यमंत्री का जो बीजेपी ने, उसको आप देखिए ना। तो ये सब मुद्दे जो है, आप सकारात्मक राजनीति जिनको आता नहीं है, एजेंडा सेटिंग, नैरेटिव बना के, मैन्युफैक्चर नैरेटिव बना के, तो इस बार बिहार में नहीं चलेगा। 2020 में भी हम सबसे बड़े दल थे, सरकार हमारी बनने वाली थी, जोर तोड़ के इन्होंने उस्ताद है, राजनीति के बाजीगर है, और लेकिन इस बार जनता जवाब देगी। बम्पर वोटिंग हुई है, इसके मायने तो आप जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता हूं सर, क्या होते हैं इसके मायने? नहीं, इसका मायने की जो शासन सत्ता में दल उसकी राजनीतिक विदाई है। नहीं, इसका मायने ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसने कहा ये मायने होता है? इसका मायने ये होता है सर कि जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक आपको दावा करने का अधिकार है। इसका सिंपल इतना ही मायने होता है मेरे हिसाब से। आपको भी अधिकार है, भूपेंद्र भाई को भी अधिकार है। आप दावा करिए कि हाँ बंपर वोटिंग हुई है, वो सत्ता के खिलाफ हुई है, और सत्ता वाले कहें कि बंपर वोटिंग हुई है, हमारे पक्ष में हुई है। ये दावा करने का अधिकार है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। ये इसका मायने होता है, और यही मतलब मुझे समझ में आता है। हाँ, उस अधिकार पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप करते रहिए। अब मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी आ रहा हूं, अब मेरा सवाल श्याम भाई है। श्याम जी एक सेकंड, मेरा सवाल सीधा सा है, उसके बाद मैं प्रियदर्शी के पास जाऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग एजेंडा सेट करना चाहते हैं, आपके मंच पर लाकर किसी बच्चे को, किसी बड़े को क्या बीजेपी डिप्लॉय कर दे रही है? क्या बीजेपी उस मंच से कह रही है कि तुम कट्टा सरकार या कट्टा वाली बात करना, या ऐसे गाने आप लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, ये सब बीजेपी बनवा रही है? ये भी आरोप है क्या आपका, श्याम जी? नहीं, आप एक बात और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनको चेहरा घोषित न करना, इसको आप कैसे देखते हैं जो मीडिया पर्सन? हाँ, मैं देखता हूं ये पार्टी की रणनीति है सर, ऐसे देखता हूं। अपमान है, बिहारियों का अपमान है। अरे आपका नजरिया होगा, अब आपका नजरिया मेरा नजरिया होगा, जरूरी थोड़ा है। एज ए मीडिया पर्सन मेरा नजरिया अगर भूपेंद्र जी से नहीं मिल रहा है तो क्या मैं भूपेंद्र जी के हिसाब से चलूं या मैं श्याम जी के हिसाब से चलूं? नहीं, ये तो मेरा नजरिया है, मैं इसको मानता हूं ये पार्टी की रणनीति है। आपकी पार्टी की रणनीति थी, आपकी पार्टी के नेता को आपने घोषित करवा दिया या कर लिया गया, ये आपकी रणनीति, आपकी अच्छी रणनीति है। उन्होंने नेता को घोषित नहीं करवाया, उनकी रणनीति है। और उनकी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो शीर्ष प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि नेतृत्व भाई इन्हीं का है। अब वो सम्मान है कि अपमान है, आप तय करिए, ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ? ये आप लोगों का जो खेला हुआ था, अच्छा अतुल जी, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ तो वो बिहार में होने की संभावना है। इसको इसको मैं बता रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो खेला हुआ था ना, तो चुनाव छोड़ देते आप कह देते कि ये खेला बिहार में होने वाला, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। फिर एक ही मुंह से दो बात मत करिए। अगर आप एक ही मुंह से दो बात करेंगे कि एक तो हमारे लिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है क्योंकि यहां पर प्रचंड वोट पड़े हैं, तो ये एक मुद्दा होगा और एक पॉइंट होगा, इसको मैं कंसीडर करूंगा और ये दावा मानूंगा। लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं, क्लॉज, छोटा सा कंडीशन अप्लाई, बिहार में जो खेला हुआ है, तो इस खेला को रोकने का सबसे बड़ा आप लोगों के पास एक हथियार था, और वो था कि आप चुनाव का बहिष्कार कर देते। आप कहते कि यहां पर चुनाव बहिष्कार हम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भी खेला होने वाला है। ये नहीं होता है कि हम खेला खेलेंगे फिर खेल बिगाड़ेंगे भी क्योंकि हम खेल हार रहे हैं या जीत रहे हैं। अरे भाई, अभी इंतजार करिए, अभी 14 तारीख तक का इंतजार करिए। 14 तारीख तक कम से कम 10 बजे तक आप दोनों के पास मौका है, भूपेंद्र यादव के पास भी मौका है और श्याम भाई आपके पास भी मौका है कि आप लोग दावा कर सकते हैं कि मेरी सरकार और मेरी सरकार बनेगी। इस मौके से अपने आप को वंचित मत करिए। ये मौका आप लोगों के पास कम से कम 14 तारीख है, 10, 11, 12 बजे तक ये मौका रहता है, तब तक तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाती है। ये मौका है, इस मौके को अभी आप मत छोड़िए। अभी से कह रहे हैं खेला हो गई, तो फिर खेला खेलने काहे आए थे? या तो खेला खेलिए तो मत खेलिए। प्रियदर्शी जी, ये तो वही बात हो गई ना। भूपेंद्र जी आऊंगा, उसके बाद आऊंगा भाई, भूपेंद्र जी उसके बाद आऊंगा। प्रियदर्शी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरा सवाल प्रियदर्शी जी आपसे है
कि हम खेलेंगे भी और खेला बिगाड़ेंगे भी, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। पटना में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इस राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप दौर में लगते रहे और लगेंगे। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि अगर आज के दौर में एक बच्चा, एक युवा भी वही कट्टा बहुत पसंद कर रहा है या उसे पसंद कराने की बात कही जा रही है, तो इस दाग से क्या तेजस्वी बच जाएंगे? उनके वादे, उनकी घोषणाएं, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें उनकी हैं, ये बात लोगों के जहन में उतरी है कि नहीं? क्योंकि एक उदाहरण दिया था सैयद भाई ने बिहार शरीफ का, उन्होंने कहा कि काम नहीं हुआ है बिहार में, उस जगह पर वहां के लोग नाराज हैं। नाराजगी इस वजह से है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी से या जदयू से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम जमीन पर नहीं किया। यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इस वजह से एक कट्टा उट्टा उनके दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग में है कि बदलाव करेंगे। देखिए, दो चीजें। एक चीज जो बिहार शरीफ की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार या पिछले 20 सालों की सरकार ने जो कार्य किया है उसको अगर नमूने के तौर पर कोई दिखाना चाहेगा तो उसका बेस्ट मॉडल होगा बिहार शरीफ। नालंदा चले जाइए, उसके इर्द गिर्द जो विकास हुआ है, सड़कें, वहां स्टेडियम बना है, राजगीर जंगल का जो जीर्णोद्धार, उसके अंदर जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जंगल सफारी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः स्थापना इंटरनेशनली जो किया गया है वो, तो बिहार शरीफ आप जाएंगे तो बिहार शरीफ में आपको नीतीश कुमार के विकास को आप उनको खारिज कर दें या जो करें, लेकिन आपको वो अगर विकास देखना है बिहार में, सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट नमूना देखना है तो पटना के बाद आपको बिहार शरीफ जाना होगा। बिहार शरीफ वो जगह है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो कट्टे की बात चल रही है, देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के समर्थक ही तेजस्वी यादव को नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। पिछले 2-3 चुनावों से ऐसा लग रहा है। इनके जो एग्रेसिव, हार्ड एग्रेसिव जो है ना समर्थक, वो लोग लास्ट मोमेंट में पैनिक हो जाते हैं और कुछ ऐसा वैसा करने लगते हैं जिससे इनका बना बनाया माहौल बिगड़ जाता है। चिराग पासवान की मां की गाली दी गई थी मंच के नीचे से, तेजस्वी यादव के मंच के नीचे से, माहौल बिगड़ गया था। पहले महागठबंधन को लीड था। 2020 में भी आप देखिए जिस तरीके से चीजें हुई, मुंगेर और छपरा में 2 ऐसे विवादित बोल आए, उसके बाद मामला बिगड़ गया। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के बिगड़े हुए बोल और उससे ज्यादा उनके समर्थक जो है ना, उनको नहीं चाहते हैं कि ये सब है, मामला ही बिगाड़ देते हैं। पूरा मामला सीधी लड़ाई का चल रहा था, रोजगार, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम चीजों के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था। अचानक से ये सब चीजें आ गई, टेकारी की घटना, मोकामा की घटना, ये मंच पर कट्टा बट्टा सट्टा की घटना, तेज प्रताप यादव जैसे, जो कि अभी अभी तेजस्वी यादव के परिवार के सदस्य थे, उनको कहा जा रहा है कि निकाल दिया गया है, उनकी पार्टी के सदस्य थे आरजेडी के, उनकी वोटिंग हुई हाजीपुर में। तो ये सब चीजें जो है ना, हार्ड एग्रेशन आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, ये तेजस्वी यादव को रोक दे रहा है। तेजस्वी यादव को एक समय के लिए उनके विरोधी भी अच्छा मान लेंगे, उनके जो बोल होते हैं उस तरीके के विधानसभा में भी बहुत सहमित रहते हों वो बोलते वक्त, लेकिन उनके समर्थक क्या सहमित है? नहीं है शायद। तो तेजस्वी यादव को खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जनता दल यूनाइटेड से नहीं है, चिराग पासवान की एलजेपीआर से नहीं है, जीतन राम मांझी की पार्टी के हम से नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नहीं है। उनको खतरा अपने समर्थकों से है, अपने कार्यकर्ताओं से है, जो अंतिम समय में इनका खेल बिगाड़ देते हैं। हम लोग भी आपस में होते हैं ना, तो हम लोगों का जो कोई बहुत चाहने वाला, कई बार क्या होता है ना, प्यार भी भारी पड़ता है। तो तेजस्वी यादव को उनके कार्यकर्ताओं का प्यार कई बार भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। उस बात को कब तक समझ पाएंगे, इसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। सैयद भाई बहुत जल्दी से एक छोटा कमेंट आपका, उसके बाद उपेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट आपके मैं लूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, बिहार शरीफ का एक उदाहरण आपने दिया और एक उदाहरण प्रियदर्शी जी ने दिया, आपको मानना है और उनको मानना है कि कौन सा बेहतरीन है, जनता क्या मान रही है? देखिए, बिहार शरीफ की 172 विधानसभा, जिसके अंदर डॉक्टर सुनील कुमार जो है वो 5 बार के लगातार विधायक चुने गए, लेकिन जब हम गए लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया विधायक साहब आते हैं, मंत्री जी आते हैं, 3-4 महीने फिर चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, फिर मुंबई चले जाते हैं, वहां जाकर के अपना बिजनेस संभालते हैं, फिल्मों में पैसे लगाते हैं और नहीं आते। ये बात अलग है, जो काम हुआ उसमें घोटाले हुए, वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं। जहां जहां मैं गया हूं, जिन इलाकों में मैं गया हूं, वो सिटी का इलाका जो कहलाता था, वहां पर आज भी चले चले मेरे साथ
सड़कों के बुरे हाल है, नालियों के बुरे हाल है। स्मार्ट सिटी का जो वादा करा गया था वो कहां चले गए स्मार्ट सिटी के वादे, वो भी देश की जनता को बताना चाहिए। लंबी लंबी फेंकने में, जुमले गढ़ने में, मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाने में, उससे काम अब नहीं चलता। पानी पिलाओ। जमीनी स्तर पे आकर के, जमीनी स्तर पे उतर करके आपको अगर काम करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा। वो विकास का मॉडल सिर्फ गुजरात में दिखाने की कोशिश करते हैं। बिहार सैयद भाई ये जो आपने विश्लेषण किया जाके वहां पर, ये आपने बिहार सरकार का काम उनका जो विश्लेषण किया या फिर आपने देश की सरकार का काम का विश्लेषण किया था? दोनों का, डबल इंजन की सरकार है ना, डबल। और नीतीश बाबू की बात करें तो लोगों को भी ये था कि अब नीतीश बाबू को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। नीतीश बाबू का रिमोट कंट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और इंटरनल डैमेज का डर दिखा करके नीतीश बाबू को पूरी तरीके से एक तरीके से बंदी बना लिया है। और उन्हीं के अंदर, पार्टी के अंदर जिस तरीके से सिर्फ टावर है, आज तक उनको चेहरा डिक्लेयर नहीं करा, गोल मटोल बातें करते हैं। वो जानते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये भी आपके विश्लेषण का ये भी मुद्दा रहा होगा कि नीतीश बाबू का जो है चेहरा घोषित हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी अच्छा ठीक है। भूपेन जी सुन लिया आपने भाई बिहार शरीफ का 2 मॉडल यहां पर हमारी चर्चा में आया। मैं पूरे बिहार की बात करता हूं और आप उसी आधार पर चुनाव में गए हैं। पहला फेज तो आपने देख लिया। श्याम जी ने कहा कि जो बढ़िया वोटिंग हुई है उनके पक्ष की, और आप कह रहे हैं कि आपके पक्ष की, और ये दोनों को अधिकार है दावा करने का, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन अब आपको लगता है कि आखिरी दौर में यही कट्टा, रंगदारी, इन्हीं बातों का जिक्र करके जो कुछ कवर करना है वो कवर कर पाएंगे अगर आप पिछड़ रहे हैं तो? अब्दुल भाई एक आंकड़ा और दे दूं, एक आंकड़ा और दे दूं, बस बात खत्म कर दूं। बहुत जल्दी। वैसे बिहार शरीफ में मैक्सिमम जो वोटिंग होती थी वो 45%, 46% होती। आंकड़ा पुराना एक बार पहली बात सुनिए तो, पहली बार भाई, पहली बार हुआ, ठीक है मैं समझ गया। ये नई बात कोई आप नहीं बता रहे सईद भाई, ये पुरानी बात सबको पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पता है। हाँ ठीक है, बताइए भूपेन जी। भाई आप लोगों को समझ में आ गया है कि बंपर वोटिंग हो गई है, इस वजह से आप लोग कट्टा, रंगदारी, यही सब बातें कर रहे हैं, काम की कोई बात नहीं कर रहे हैं? नहीं अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट जो है ना विकास बनाम जंगल राज का ऊपर मुद्दा पर जो है ना बात हुई है। बिहार की सामान्य जनता जो 121 सीट पर जो है ना मतदान किया है, वह जो है ना विकास को जीतता हुआ दिखाया, और जंगल राज आज 6 तारीख को हार गया। हम लोग 105 सीट पर लगभग जीतने जा रहे हैं। अब मैं बता दूं, आपको भी मुबारक है, आपको भी मुबारक है, श्याम जी को भी मुबारक है। आप लोग ऐसे ही दावा करते रहिए। 14 तारीख तक आप लोगों के पास मौका है। 14 तारीख में क्या जनता तय करेगी, क्या मुद्दा आप लोग तय कर पाए हैं, इस पर विचार विमर्श होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेन जी आपका, श्याम जी आपका, प्रियदर्शी भाई आपका, और सैयद भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बिहार में वही सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि 20 साल पहले था, वही कट्टा, वही रंगदारी। आज एक पक्ष उसका डर दिखा रहा, दूसरा पक्ष उसको अपने गीत में गा रहा। वो कह रहा है कि हम आएंगे तो उठा लेंगे। ऐसी बातें उनके मंचों से होती हैं, और इसी को जो दूसरा प्रमुख दल है वो मुद्दा बना देता है। ये मुद्दा कितना बन पाएगा, कितना लोगों के जहन में जा पाएगा, ये जनता पर ही हम छोड़ते हैं। नमस्कार।